Okay, students, are you able to see the screen? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so there is a syllabus. According to the term 1 and term 2, we have completed writing in city life and empire across the 3 continents. So today we are going to study the Industrial Revolution. Now, are you able to see the screen? Theme 9, the Industrial Revolution. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी के अंदर, उसके बारे में बातचीत होगी, उसके बारे में बताया जाएगा। बेसिकली ब्रिटेन के अंदर सबसे पहले चीज शुरू हुई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इंडस्ट्रीज जो सेटअप होना शुरू हुई थी वो ब्रिटेन के अंदर हुई थी सबसे पहले। तो वहां पर क्या वर्किंग कंडीशंस थी, कैसे कैसे ये फैला है, कौन कौन सी कंट्रीज में ये फैला है, क्या चेंजेस आए बाकी के वर्ल्ड के अंदर, क्या वहां पे डेवलपमेंट हुआ, किस लेवल पे हुआ, क्या वहां पे गुड्स बनाए जा रहे थे, किस तरह से बाकी की इंडस्ट्रीज पे अफेक्ट पड़ रहा था, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिर इसके अंदर ये भी आपको जानने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर कि आप ये जो रेलवेज देख रहे हैं वो कहाँ पे सबसे पहले लगाई गई थी, वो कहाँ पे स्टार्ट की गई थी, रेलवे लाइन सबसे पहले कितनी लंबी कहाँ से कहाँ तक बिछी थी, और कैसे फिर वहां पे जो ये इंजन्स हैं वो कैसे डेवलप हुए। पहले स्टीम इंजन थे, उससे पहले कोई और तरह के इंजन थे, फिर बाद में धीरे धीरे उनमें भी एडवांसमेंट आया टेक्नोलॉजिकल, वो किस तरीके से आया, ये सारी चीजें जानने को मिलेगी यहाँ पर सिर्फ। और फिर ये भी पता पड़ेगा कि किस उम्र के जो लोग हैं उनको हायर किया जाता था काम करने के लिए, और छोटे जो बच्चे थे उनको किस तरीके से यूज किया जा रहा था इसमें, और बड़े जो थे, लेडीज जो थी, उनको किस तरीके से इन्वॉल्व किया जा रहा था, उनकी वर्किंग कंडीशन क्या थी, वर्किंग आवर्स क्या थे, उनको वेजेस क्या दिए जा रहे थे, ये सारी ही चीजें जो है इस चैप्टर के अंदर आपको जानने को मिलेंगी। और इससे ये भी आपको पता पड़ेगा कि बाकी की दुनिया जो है वहां पर इसका क्या असर पड़ रहा था। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड द इकोनॉमी इन ब्रिटेन बिटवीन 1780s एंड 1850s कॉल्ड द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस लाइन को मार्क कर लीजिए कि जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था इंडस्ट्रीज के अंदर और जो वहां की आर्थिक चीजें थी वो बदल रही थी, आर्थिक एक तरीके से रेट जो इकोनॉमी रेट जो है, इकोनॉमिक रेट, वो किस तरीके से बदल रही थी। टाइम पीरियड है 1780 से 1850 के बीच का, उसको बोला जाता है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और ये हुआ था ब्रिटेन के अंदर। तो ब्रिटेन जो है वो सबसे पहले एक तरीके से जगह है जहाँ पे ये चीज हुई है। अब इसके साथ में एक वो दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन, इन द सेकंड वन आफ्टर अबाउट 1850 new areas like the chemical and electrical industries expanded। अब सेकेंड वन जो दूसरी चीज हुई थी 1850s के बाद में, ये तो फर्स्ट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब दूसरा रेवोल्यूशन आया था उसके अंदर कुछ अलग एरियाज जो थे वहां पर एडवांसमेंट हुआ था, केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। वेट अ मिनट। तो केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज जो है वो भी फैलने लगी थी। इन दैट पीरियड ब्रिटेन फेल बिहाइंड एंड लॉस्ट इट्स पोजीशन एज द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर एज इट वाज ओवरटेकन बाय जर्मनी एंड द यूएसए। तो पहला वाला जो है वो 1780 से 1850 का था, 1850 के बाद जो आया था वो दूसरा वाला था। उसमें ब्रिटेन पीछे रह गया था, अपनी पोजीशन जो थी वो लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर के तौर पे वो पीछे छूट गया था, और दूसरी जर्मनी और यूएसए जो है उन्होंने उस चीज को एक तरीके से ओवरटेक कर लिया था। तो ये एक साइड में एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो दे रखी है। ठीक है, दिस हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स इन ब्रिटेन। यहाँ पे इसके बहुत ज्यादा फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ब्रिटेन के अंदर काफी एडवांसमेंट आए हैं। लेटर सिमिलर चेंजेस अकर्ड इन यूरोपियन कंट्रीज एंड इन द यूएसए। बाद में इसी तरह के बदलाव दूसरी यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए में भी आए हैं। They were to have a major impact on the society and economy of those countries and also on the rest of the world। इसका काफी असर आया है, दूसरे काफी गहरा असर रहा है सोसाइटी पर भी, इकोनॉमी पर भी, और दुनिया के दूसरे जो हिस्से हैं वहां पर भी। This phase of industrial development in Britain is strongly associated with new machinery and technology। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर ये जो पूरा टाइम पीरियड था उसमें ब्रिटेन में बहुत ज्यादा अच्छी मशीनरी बनी है, टेक्नोलॉजीज काफी एडवांस आई हैं, वो उन्हीं से जोड़ करके देखा जाता है।
These made it possible to produce goods on a massive scale compared to handicraft and handloom industries. अब इसी की वजह से ये यहाँ पर अच्छे लेवल पे, जो छोटे अमाउंट में पहले गुड्स और सर्विसेज दिए जा रहे थे, गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे थे, वो अब बड़े लेवल पर बनने लगे थे। ठीक है, जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी उनसे ज्यादा मैसिव स्केल पे काम हो रहा था। The chapter outlines the changes in the cotton and iron industries. अब ये चैप्टर जो है ये किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? कॉटन और आयरन इंडस्ट्रीज के आसपास। Steam, a new source of power and begin to use on a wide scale in British industries. अब steam जो है वो भी एक नए सोर्स की तरह यूज किया गया है यहाँ पर ब्रिटेन के अंदर, जिसको ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर यूज किया जा रहा था। इसकी जो नया सोर्स था पावर का, स्टीम का, उसको। Its use led to faster forms of transportation by ships and railways. अब इसका इस्तेमाल जो है वो किस चीज में किया जा रहा था? शिप्स की तरह, ट्रेन्स, ट्रांसपोर्टेशन की तरह, मतलब एज इन ट्रेन्स में यूज किया जा रहा था। स्टीम इंजन जो है वो डेवलप किए गए, शिप्स जो है वो भी इस पे चल रहे थे, जिससे एक जगह से दूसरी जगह लोग बाग ट्रांसपोर्ट हो पा रहे थे, ट्रांसफर हो पा रहे थे, और इसको ट्रांसपोर्टेशन की तरह यूज कर रहे थे। Many of the inventors and businessmen who brought about these changes were often neither personally wealthy or educated in basic science like physics or chemistry, as will be seen from glances into the backgrounds of some of them. अब इस चैप्टर के अंदर आपको ये भी जानने को मिलेगा कि कई सारे जो इन्वेंटर्स हैं या बिजनेसमैन हैं जिन्होंने इन्वेस्ट करा, इस तरह के नए बदलाव लेकर के आए, वो ना तो वो पहले से खुद बहुत ज्यादा रिच थे, ना ही वो एजुकेटेड थे, ना ही उनको बेसिक नॉलेज थी फिजिक्स और केमिस्ट्री की। अब कैसे उनको इन चीजों के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट करा और फिर इतना एडवांसमेंट लेके और फिर वो वेल्दी हुए, उसकी झलक आपको बीच चैप्टर के बीच में देखने को मिलेगी। Industrialization led to greater prosperity for some, but in the initial stages it was linked with poor living and working conditions of millions of people, including women and children. इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा लोगों को प्रोस्पेरिटी मिली, काफी लोग फ्लरिश करे, लेकिन शुरुआती जो स्टेजेस थी उसमें लोग बहुत गरीब हुए, उनकी कंडीशंस बहुत खराब थी, कई लाखों लोगों की कंडीशंस बहुत मिजरेबल थी, और उसमें बच्चे और औरतें जो है वो भी इंक्लूडेड थे। This sparked off protests which forced the government to enact laws for regulating conditions of work. इससे क्या हुआ? जो कंडीशंस खराब थी वहां पे विमेन और चिल्ड्रन और मेल्स की भी, उसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, विरोध हुए, जिसके बाद में जितने भी सरकार थी उनको प्रॉपर कानून बनाने पड़े, जो बेसिकली किस पे बेस्ड थे? कंडीशंस ऑफ वर्क, वर्किंग कंडीशंस जो थी उसको सही करने के लिए बनाए उन्होंने कानून। आज भी अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक सेक्टर में अगर आप जाएं तो वहां पे कंपनी के अंदर कुछ प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस होती हैं जो आपको दी जाती हैं, जो आपकी सहूलियत के लिए होती हैं। अगर आप हायर हुए हैं वहां पे काम करने के लिए तो आपके बेसिक राइट्स जो है वो वहां पे मेंशन होंगे, एक प्रॉपर टाइमिंग जो है वो दिया जाता है। आप पहले के जमाने में ये चीज थी नहीं, तो उनसे ओवर वर्क करवाया जाता था, ठीक है, और उनको पैसे भी नहीं दिए जाते थे। लेकिन आज अगर आप ओवर वर्क करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, तो उसका आपको कुछ परसेंट अमाउंट दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें शुरुआत में नहीं थी, इसीलिए यहाँ पे बोला गया इनिशियल स्टेजेस में जो कंडीशंस थी वो बहुत खराब थी लोगों की। इन तीनों ही पैराग्राफ्स के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay. The term Industrial Revolution was used by European scholars George Michelet in France and Frederick Engels in Germany. ये Industrial Revolution सबसे पहला टर्म जो यूज करी है वो यूरोपियन स्कॉलर्स ने करी है, उनके नाम दिए गए हैं, मार्क कर लीजिएगा, एक फ्रांस के हैं, एक जर्मनी के हैं, इसलिए यूरोपियन स्कॉलर्स कहला रहे हैं। It was used for the first time in English by the philosopher and economist Arnold Toynbee 1852 to 83. अब सबसे पहले इंग्लिश फिलोसोफर के द्वारा और इकोनॉमिस्ट जो थे आर्नोल्ड टॉयनबी, उनके द्वारा ये यूज करी गई थी। 1852 से 1883 तक इनका टाइम पीरियड रहा है, एज इन इनका एज रही है, बोर्न एंड डेथ, to describe the changes that occurred in British industrial development between 1760 and 1820. अब इन्होंने ये टर्म क्यों यूज करी है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के अंदर डेवलपमेंट हुए हैं 1760 से 1820 के बीच में, उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने ये टर्म यूज करी है, क्या? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोपियन स्कॉलर्स ने जो यूज करी है वो नाम अलग है, और जो इंग्लिश
फिलोसोफर है, इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने यूज करी है वो अलग है, उनको मिक्सअप मत करना और याद रखना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ करके ही जवाब देना कि जब पूछा जाए कि इंग्लिश में किसने यूज करी थी सबसे पहले, किसी ब्रिटिशर ने कैसे यूज करी थी, और यूरोपियन स्कॉलर्स कौन थे उन्होंने यूज करी थी, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ही बेसिक माइन्यूट डिफरेंस है। These dates coincided with those of the reign of George III, on which Toynbee was giving a series of lectures at Oxford University. अब ये dates जो हैं उस दौरान की हैं जब यहाँ पर जॉर्ज थर्ड रूल किया करते थे, और उनके बारे में टॉयनबी ने काफी सारे लेक्चर्स दिए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। His lectures were published in 1884. इनके लेक्चर जो है वो पब्लिश हुए 1884 में। इनकी डेथ कब हुई है? 1883 में, और इनके लेक्चर्स पब्लिश हुए हैं 1884 में। After his untimely death, as a book called Lectures on the Industrial Revolution in England, Popular Addresses, Notes and Other Fragments. इनकी किताब जो है वो भी छपी, वो भी पब्लिश हुई है, उसका नाम दिया गया Lectures on Industrial Revolution in England, Popular Addresses, Notes and Other Fragments, यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जुड़ी हुई बातें हैं वो सब इसमें बताई गई हैं। इस पैराग्राफ के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. No, ma'am. Okay. Later historians T.S. Ashton, Paul Mentox and Eric Hobsbawm broadly agreed with Toynbee. बाद में दूसरे जो historians थे वो इनकी किताब पढ़ी उन्होंने और इनके lectures जो है वो देखे तो वो भी इनकी बातों से agree करे। There were remarkable economic growth from 1780s to 1820 in the cotton and iron industries and coal mining, in the building of roads, canals and in foreign trade. बहुत ही अच्छे लेवल पर इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है 1780 से 1820 के बीच में, क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री भी काफी सेटअप हो रही थी, कोल माइनिंग भी हो रही थी, रोड्स बनाए जा रहे थे, कैनल्स बनाए जा रहे थे, और दूसरे देशों से व्यापार भी बहुत ज्यादा हो रहा था, तो बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी। Ashton 1888 to 1968 celebrated the Industrial Revolution when England was swept by a wave of gadgets. अब ये जो एक और व्यक्ति रहे हैं एस्टन, ठीक है, टीएस एस्टन, दूसरे हिस्टोरियन रहे हैं। इनका टाइम पीरियड दे रखा है born in 1889 died in 1968। इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सेलिब्रेट किया है और बोला है कि इंग्लैंड जो है उसमें एक लहर सी आ गई थी गैजेट्स की, यानी कि काफी ज्यादा मशीनरी जो है उस समय में आ चुकी थी। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ में? No, ma'am. ओके। वाई ब्रिटेन? अब ब्रिटेन में ही क्यों हुआ? ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। It had been politically stable since the 17th century, with England, Wales and Scotland unified under a monarchy. जैसा कि आपने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा, 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा कि किस तरीके से इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड जो है वो यूनिफाइड हुए थे, एक मोनार्की के अंडर आए थे, और फिर उन्होंने उसके बाद उन्होंने वहां पर एक, क्योंकि वो एक ही मोनार्की के अंडर थे, तो वहां पर एक स्टेबलाइजेशन आ गया था, एक स्टेबल कंडीशन आ गई थी, पॉलिटिकली स्टेबल हो गए थे वो लोग, ठीक है, वहां पे कोई ज्यादा क्लैशेस नहीं हो रहे थे एक दूसरे के उसमें, तो वहां पर ये चीज सबसे पहले एक्सपीरियंस की गई थी। ब्रिटेन जो है वो फर्स्ट कंट्री बनी थी जिन्होंने मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सपीरियंस किया था। This meant that the kingdom had common laws, a single currency, and market that was not fragmented by local authorities levying taxes on goods that passed through their area, thus increasing their price. अब इसका मतलब क्या था? ये इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड जब यूनिफाई हो गए थे एक मोनार्की के अंडर, कहने का मतलब ये है कि वहां पे राजनीतिक स्थिरता आने के साथ ही कानून जो है सबके लिए सेम थे, करेंसी वहां पे सबके लिए सेम थी, मार्केट जो है उसमें ज्यादा टैक्स नहीं लगाए जाते थे, अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटीज जो थी वो अपने तरीके से टैक्स नहीं लगा रही थी जिससे उनको नुकसान हो, ठीक है, तो सब जगह सेम चीजें होने के कारण वहां पर ये चीज सबसे पहले एक्सपीरियंस की गई थी। अब क्या होता है कि जब लोकल अथॉरिटीज जो है वो अपने हिसाब से टैक्स लगाती हैं गुड्स पे, तो उससे क्या होता है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो वो चीज यहाँ पे नहीं हो रही थी। ओके,
By the end of the 17th century, money was widely used as the medium of exchange. 17th century के end तक आते आते तक यहाँ पे जो मीडियम था एक्सचेंज का, मनी जो है वो काफी यूज हो रहा था. By then, a large section of people received their income in the form of wages, salaries rather than in goods. और इस सेंचुरी के एंड तक, क्योंकि यहाँ पे पैसे का लेन देन काफी सही हो गया था, यानी मनी में ही वो लोग कर रहे थे, देयर वाज नो बार्टर सिस्टम, तो यहाँ पर इनको इनकम जो है वो पैसे मतलब वेजेस और सैलरीज जो है वो गुड्स की बजाय अब मनी के उसमें ही होती थी, यानी मनी ट्रांजैक्शन ज्यादा यूज हो रहा था. This gave people a wider choice of for ways to spend their earnings and expanded the market for the sales of good. अब क्योंकि उनको तनख्वाह के रूप में वेजेस और सैलरीज के रूप में पैसे मिल रहे थे, तो उससे उनके पास में चॉइसेस बढ़ गई थी कि वो अपने तरीके से चीजें खर्च कर सके, पैसे को खर्च करके सामान ले सकें. और वो अपने तरीके से जब खर्चा कर सकते थे तो मार्केट में जो सामान था उसकी सेल भी अच्छी हो चुकी थी. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ में? नो मैम. Okay. In the 18th century, England had been through a major economic change, later described as the agricultural revolution. 18th century के अंदर इंग्लैंड जो है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आए, यानी एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट से देखा जाए तो उसमें भी उन्होंने एक रेवोल्यूशन के तौर पे उसको बोला जाता है कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया था, क्योंकि वहां पे भी उन्होंने काफी एडवांसमेंट कर लिया था. This was the process by which bigger landlords had brought up small farms near their own properties and enclosed the village common lands, thus creating very large estates and increasing food production. अब ये वो प्रोसेस है जहाँ पे बड़े जो जमींदार हुआ करते थे उन्होंने काफी अपनी जो खुद की प्रॉपर्टीज थी, अपने जो छोटे फार्म्स थे उनको अपनी प्रॉपर्टीज के पास में स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया था. उसके साथ में ही छोटे जो वहाँ के कॉमन विलेज हुआ करते थे, कॉमन लैंड हुआ करते थे, वो भी थे जुड़े हुए. इससे वहां पर बहुत बड़ी एस्टेट्स बनने लग गई थी और काफी बड़े लेवल पे फूड प्रोडक्शन भी हो रहा था. जैसे कि हमने मिनरल स्टेट के बारे में पढ़ा है 11th क्लास के अंदर भी, उसमें ये था कि स्टेट के अंदर सब चीजें होती थी, तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है. This forced landless farmers and those who had lived by grazing animals on the common lands to search for jobs elsewhere. अब इससे क्या हुआ, जब इन्होंने बड़ी एस्टेट्स बिठा ली और सेटअप कर दी, तो जो किसान जिनके पास में जमीनें नहीं हुआ करती थी और जो सिर्फ अपने जानवरों को चरा करके अपना काम किया करते थे, वो अब जॉबलेस थे, पूरी तरह उनके पास काम नहीं था, तो वो जॉब्स ढूंढने गए. मोस्ट ऑफ देम वेंट टू नियर बाय टाउन्स, और अधिकतर यही लोग जो थे वो आसपास के जो टाउन है उनमें जाने लगे, माइग्रेट करने लगे और काम ढूंढने लगे. समझ में आया इस पैराग्राफ में? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम. Okay. Towns, trade and finance. From the 18th century, many towns in Europe were growing in area and in population. 18th century से ही काफी सारे towns जो है वो यूरोप के अंदर improve हो रहे थे, grow कर रहे थे और population भी बढ़ रही थी. Out of 19 European cities whose population doubled between 1750 and 1800, 11 were in Britain. अब 19 यूरोपियन सिटीज के अंदर पॉपुलेशन जहां बढ़ करके डबल हो गई थी 1750 से 1800 के बीच में, उनमें से करीब 11 जो शहर थे वो सिर्फ ब्रिटेन के अंदर थे. The largest of them was London, which served as the hub of country's markets, with the next largest ones located close to it. अब उन 11 शहरों में से सबसे बड़ा जो शहर था वो था लंदन, और उसको माना जाता था कि ये पूरे देश की कंट्री मार्केट का हब है, यानी कि सबसे ज्यादा मार्केट की जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो यही होती हैं, और उसके आसपास जो है दूसरे लार्जेस्ट सिटीज जो थी वो बनी हुई थी. लंदन हैड ऑल्सो एक्वायर्ड अ ग्लोबल सिग्निफिकेंस. लंदन जो है उसको एक ग्लोबल पहचान भी मिली थी. बाय द 18th century, the center of global trade has shifted from the Mediterranean port of Italy and France to the Atlantic ports of Holland and Britain. लंदन को ग्लोबल इंपॉर्टेंस मिलने लगी. उसके बाद 18th सेंचुरी के आते आते ग्लोबल ट्रेड जो है बहुत ज्यादा ग्लोबल ट्रेड का सेंटर बन गया और वो दूसरे पोर्ट्स पर शिफ्ट होने लगा, लंदन से दूसरी जगह पर शिफ्ट होने लगा. जो मेडिटेरेनियन पोर्ट्स थे इटली और फ्रांस के, वहां से शिफ्ट होकर अटलांटिक और हॉलैंड, अटलांटिक पोर्ट से जो हॉलैंड का है, हॉलैंड और ब्रिटेन का, वहां शिफ्ट होने लगा. Still later, London replaced Amsterdam as the principal source of loans for international trade. लेकिन उसके बावजूद भी लंदन अपने आप में इतना पावरफुल था कि एम्स्टर्डम को उसने रिप्लेस करा और यहाँ पर काफी ज्यादा बैंक्स जो है वो भी बनने लगे
और इसने लोन, एक लोन्स जो है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वो ये देने लगा, प्रिंसिपल सोर्स, मेन सोर्स बनने लगा। लंदन ऑल्सो बिकेम द सेंटर ऑफ अ ट्रायंगुलर ट्रेड नेटवर्क दैट ग्रू इन इंग्लैंड, अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज। लंदन, अब क्योंकि लंदन काफी इंपॉर्टेंट सेंटर के तौर पे था, तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर ट्रेड शुरू हुआ इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच में भी। The companies trading in America and Asia also had their offices in London. जो कंट्रीज काम कर रही थी, कंपनीज जो ट्रेड कर रही थी अमेरिका और एशिया के अंदर, अब उनके ऑफिसेस लंदन में भी स्टैब्लिश होने लगे। In England, the movement of goods between markets was held by a good network of rivers and indented coastline with sheltered bays. अब यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा था इंग्लैंड के अंदर सामान का एक जगह से दूसरी जगह, एक मार्केट से दूसरे मार्केट में ले जाने का, वो बेसिकली यहाँ पे अच्छी नदियों का जो नेटवर्क था उनके द्वारा हो रहा था। और यहाँ पे जो कोस्ट लाइन थी, उन पे जो शेल्टर्ड बेस थे बने हुए थे कोस्ट लाइन पे, उनकी मदद से हो रहा था। क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे डिपेंड कर रहा था, इसीलिए यहाँ पे इनके देश के अंदर तो हो ही रहा है, साथ साथ कोस्ट लाइन जो होती है, किनारा जो होता है, समुद्री किनारा, वहां पर भी ये चीज कर रहे थे। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत अभी तक पूछ सकते हैं? स्टूडेंट्स,